नमस्कार। नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में हम देश की राजनीति या दुनिया की राजनीति में जो घटनाक्रम चल रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। आज की बातचीत में हमारा ध्यान मुख्य रूप से जो ईरान और इज़राइल के बीच में एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, उसके संदर्भ में रहेगा। और अगर देश की राजनीति के संदर्भ में कुछ मुद्दे हुए तो हम उन पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिससे हम तकरीबन रोज ही पीछे कुछ अगर अवसरों को छोड़ दें तो जब भी ये कार्यक्रम चलता है तो रोज ही इनसे बातचीत करते हैं। हमें सर नमस्कार। नमस्ते। ऐसा लग रहा है जो पूरी स्थिति बन रही है इसराइल और ईरान के बीच के संघर्ष की, कि जल्दी ही अमेरिका बिल्कुल खुले रूप में इस संघर्ष में कूद पड़ेगा, उसे कूदना पड़ेगा। शायद इसराइल ने थोड़ी असावधानी बरती थी ईरान की शक्ति को लेकर। उन्हें यह लगा था कि वो बहुत आसानी से ईरान को नियंत्रित कर पाएंगे, जो अमेरिका के पीछे से जो उनका समर्थन है उसी के माध्यम से। पर अब लग रहा है कि ऐसी स्थिति है नहीं, और ईरान के साथ भी कई देश आ गए हैं जिन्होंने अमेरिका के द्वारा जो गतिविधियां की जा रही हैं उस पर सवाल खड़े किए हैं। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि आप इस पूरे संघर्ष की स्थिति को कैसे देख रहे हैं? क्या हम इस अंदेशों का सामना कर रहे हैं कि एक तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बन सकती है? कमल जी, मैं अपने कुछ मित्रों द्वारा किए गए इस विश्लेषण से सहमत हूं कि इजराइल का जो हमला ईरान पर हुआ है उसके पीछे पूरी तरीके से अमेरिका का हाथ था। जो ट्रंप की एक बड़ी योजना है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, तो मागा को हम लोग केवल टैरिफ की रोशनी में देखते थे कि वो ट्रेड वार, वाणिज्य युद्धों के जरिए अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं। लेकिन अब ये साफ निकल कर आ रहा है कि इसके साथ साथ वो विश्व में अपने प्रभुत्व का जो सैनिक पक्ष है, जो फौजी पक्ष है, उसकी भी उसकी भी पुनर्स्थापना करने की योजना उनके पास थी। और उस योजना को कारगर रूप देने के लिए उन्होंने इजराइल का एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। इजराइल तो अमेरिका का मोहरा है ही। सब लोग कहते हैं कि इजराइल जो है वो मध्य एशिया के अंदर अमेरिका का प्रॉक्सी है, अमेरिका का एक उपकरण है जिसके जरिए अमेरिका ने उसको जबरदस्त किस्म की हथियारों की सप्लाई जारी रखी है और बहुत तरह की मदद दी है। एकदम अमेरिका के दम पे इजराइल टिका हुआ है। अमेरिका आज हाथ हटा ले तो इजराइल कहीं का नहीं रहेगा। इजराइल की कितनी आबादी है? इजराइल की आबादी पूर्वी दिल्ली की जो आबादी है उसके बराबर होगी तकरीबन, इससे ज्यादा नहीं होगी इजराइल की आबादी। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा तरीका है कि इजराइल अपने दम पर दुनिया में अपने पैरों पर खड़ा हो सके। खैर, उसका एक इतिहास है, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूँ कि इजराइल को इस तरह से होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था और किन परिस्थितियों में जो आज का इजराइल है ऐसा इजराइल बना। तो अमेरिका ने इजराइल से ईरान के ऊपर हमला करवाया, और ये मानना हम लोगों की भूल होगी कि अमेरिका को पहले से अंदाजा नहीं था कि ईरान इसका किस हद तक मुकाबला करेगा और किस हद तक इसका जवाब देगा। देखिए, हमें अमेरिका की क्षमताओं को कम करके आंकने की कभी भूल नहीं करनी चाहिए थी। क्या हम ये मान सकते हैं कि अमेरिका को नहीं पता था कि ईरान के पास कितनी मिसाइलें हैं, कौन कौन सी मिसाइलें हैं, और उनकी कौन सी मिसाइल इजराइल का जो आयरन डोम है, यानी जो इजराइल का मिसाइल हमलों से बचने के लिए जो उसने प्रतिरक्षा प्रणाली बनाई है, आयरन डोम है, कौन सी मिसाइल को आयरन डोम बीच में मार के गिरा देगा और कौन सी मिसाइल आयरन डोम को भेजते हुए इजराइल को नुकसान पहुंचा देगी। मैं ये नहीं मानता हूं कि अमेरिका को ये बात पहले से नहीं पता थी और अमेरिका मुगालते में था। ये सारी बातें अमेरिका को पता थी, ये सारी बातें नेतन्याहू को भी पता थी। ये सब जानते समझते हुए भी ये पूरा प्रपंच रचा गया है कि इजराइल ईरान के ऊपर हमला करे और बदले में ईरान उसको एक फौजी जवाब दे, जो कि स्वाभाविक है। ईरान ठीक है, अमेरिकी हथियारों की सुविधा उसके पास नहीं है, लेकिन ईरान के पास ऐसा बहुत कुछ है, संकल्प है, एक बहुत पुरानी संस्कृति और सभ्यता है, एक मजबूत और दृढ़ दृढ़ किस्म का देश है। उसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। लेकिन ईरान के ऊपर जो हमला हुआ, उस हमले से जो सारी दुनिया में राजनीतिक शक्तियों का जो संतुलन था, वो संतुलन एक नए रूप में आता हुआ अब दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, अब स्थिति यह है कि अमेरिका एक तरफ खड़ा हुआ है, इजराइल पूरी तरीके से उसके साथ है। जो पश्चिमी देश हैं, यूरोप के देश हैं, वो ट्रंप और अमेरिका से नाखुश हैं, लेकिन वो अमेरिका के खिलाफ नहीं है और वो कोई ईरान के पक्ष में नहीं जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि चीन ने भी
ईरान की पीठ पर थोड़ा हाथ रखा है। रूस भी ईरान के समर्थन में आया है। उत्तर कोरिया तो खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया है। अब यहीं पे देखिए एक जो मुसलमान देशों की जो इस्लाम आधारित जो एकता होती है, उस एकता की यहां पर बहुत कड़ी परीक्षा है। जो मध्य पूर्व है, मध्य पूर्व के कई इस्लामिक देशों में अमेरिकी फौजी अड्डे हैं। उन फौजी अड्डों के जरिए अमेरिका ईरान को घेरे हुए है। उसको एक फौजी अड्डे की और जरूरत है, और वो फौजी अड्डा अमेरिका पाकिस्तान में बनाना चाहता है। यही कारण है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर को ट्रंप ने पहले तो जो उनकी सेंट्रल कमांड है, उनके जनरल कुरिल्ला ने उनको बुलाया। उसके बाद ट्रंप ने उनको अपने साथ रात के खाने पे बुलाया, और उनसे जो बातें की हैं, उन बातों में एक मुद्दा ये भी था कि पाकिस्तान अमेरिका को एक फौजी अड्डा बनाने की इजाजत दे, जहां अमेरिकी विमान उतर सकें, जहां से वो कहीं पे हमला लॉन्च कर सकें, वगैरह वगैरह, ये सब है। अच्छा, अब जनरल मुनीर के सामने भी एक समस्या है। ये बात उनके लिए, अमेरिका की हर बात मान लेना आसान है। वो डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो तलवे चाट ही रहे हैं दरअसल में। और वो डोनाल्ड ट्रंप जब शांति का नोबेल पाने के लिए जब प्रस्ताव अपना आगे बढ़ाएंगे, तो पाकिस्तान उसको सबसे पहले उसका समर्थक होगा, सबसे पहले उसमें दस्तखत करेगा। और जनरल मुनीर ने, फील्ड मार्शल मुनीर ने ये कह भी दिया है। लेकिन अब समस्या ये है कि फील्ड मार्शल मुनीर की थीसिस ये है कि पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो कि कलमे के तहत जिसकी स्थापना हुई है। यानी उससे ज्यादा बड़ा खुदा की मेहरबानी प्राप्त करने वाला, पैगंबर मोहम्मद की मेहरबानी प्राप्त करने वाला और कोई दूसरा देश दुनिया में नहीं है। यानी दुनिया के सभी इस्लामिक देशों में मजहबी दृष्टि से कहा जाए तो वो एक सिरमौर देश है। इस बात को वो अपने भाषणों में भी कह चुके हैं। ये सब कहने के बाद में अब वो एक ऐसे देश को, जो इस्लामिक क्रांति जहां हुई थी और जहां पर अयातुल्लाहों की हुकूमत है, बाकायदा धर्म गुरु, मजहबी गुरुओं की हुकूमत है वहां पर, तो उस देश के खिलाफ वो अमेरिका की मदद वो कैसे करेगा? तो अगर वो करेगा तो वो अपनी इस थीसिस को थोड़ी देर के लिए उन्हें स्थगित कर देना पड़ेगा, या उसके लिए कोई दलील उन्हें विकसित करनी पड़ेगी, जो जाहिर है कि वो खींच तान कर विकसित की गई दलील ही होगी। तो ये उनके सामने, मुनीर के सामने एक समस्या है। भारत के सामने भी समस्या है। भारत ने इजरायल का समर्थन कर दिया है। अच्छा, अब भारत किस हद तक इजरायल का इसमें समर्थन करेगा? क्योंकि भारत के जो अन्य अन्य मोदी के शासनकाल में जो अन्य मुस्लिम देश मध्य पूर्व के मित्र हुए हैं, वो सब देश भी अब इस बात पे फिर से सोच रहे होंगे कि वो अमेरिका की चाटुकारिता कब तक करेंगे। आखिरकार ईरान एक इस्लामिक देश है, और उसने इस्लामिक क्रांति करके दुनिया में जो इस्लामिक राज्य प्रणाली है, उसको एक तरह का एक रुख प्रदान किया था, एक उछाल प्रदान किया था। वरना क्या होगा कि अगर ईरान अमेरिका के सामने डटा रहा, उसे चीन की भी मदद मिल गई, रूस की मदद मिल गई, उत्तर कोरिया की मदद भी मिल गई, कुछ और देशों की मदद भी मिल गई अगर उसे, तो सारे इस्लामिक देशों में अब ईरान की जो छवि है वो सबसे ऊपर चली जाएगी, और फिर सारे दूसरे देशों को ईरान के पीछे लाइन में लग के इस्लामिक देशों को खड़ा होना पड़ेगा। तो इस्लामिक दुनिया के भीतर की जो प्रतियोगिता है, श्रेष्ठता की जो प्रतियोगिता है, बढ़तरी की जो प्रतियोगिता है, वो भी इस दांव पे लगी हुई है। हो सकता है कि ट्रंप को यह मुगालता रहा हो कि रूस इस तरह से ईरान के पक्ष में नहीं जाएगा, या चीन ईरान की तरफ नहीं झुकेगा, या उत्तर कोरिया इस तरह खुलकर नहीं आएगा। ये हो सकता है, उनको इतना मुगालता उनको हो सकता है। तो अब ट्रंप को भी सोचना है कि वो क्या करें। इसीलिए शायद उन्होंने 15-20 दिन का समय लिया है कि हम 15-20 दिन इंतजार करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे कि हम इस युद्ध में कूदें या ना कूदें। तो इस वक्त सारी दुनिया एक विश्व युद्ध नहीं, लेकिन एक बहुत बड़े युद्ध के खतरे का सामना कर रही है। विश्व युद्ध तो जो पश्चिमी देशों की जो अपनी प्रतियोगिताएं थी, उनके कारण 2 विश्व युद्ध आयोजित हुए थे। उसके बाद से पिछले 20-25 साल में युद्धों का जो एक ढांचा होता है, संरचना होती है, वो भी बदल गई है।
अब वो ज़माना चला गया है कि जब फ़ौजें मार्च करती हुई जाती थीं, दूसरे देशों पे कब्ज़ा करती थीं। अब बिना फ़ौजें भेजे हुए भी आप देशों की सरकारों को अपनी कठपुतली बना सकते हैं। नेतन्याहू अमेरिका की कठपुतली ही है। पाकिस्तान की सरकार अमेरिका की कठपुतली ही है। बहुत सी सरकारें अमेरिका की कठपुतली हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह जो युद्ध होगा उसको हम विश्व पुराने अर्थों में विश्व युद्ध कह पाएँगे। लेकिन जो युद्ध होगा वो एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। एक ऐसा युद्ध हो सकता है जो कि शायद उन विश्व युद्धों की स्मृति भी हम लोगों को भुला दे। क्या हम यह कह सकते हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक तरीके के एडवेंचरिज्म के शिकार है। हर मामले पर वो बहुत ही एक अतिवादी किस्म का रवैया अपना रहे हैं, जिसके कारण से क्या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के भीतर जो उनका समर्थन आधार है, वह भी उनसे खिसक सकता है, उनसे नाराज हो सकता है, या ऐसा कह सकते हैं कि वो बढ़ेगा ही? नहीं, हो सकता है ये। देखिए, उनकी उनकी शैली एडवेंचरिस्ट की शैली है। लेकिन उनके एडवेंचरस के पीछे एक तरह की डिज़ाइन भी होती है। एक तरह की डिज़ाइन भी उनके एडवेंचरस के पीछे होती है। जैसे कि टैरिफ वार जो है, टैरिफ वार के पीछे डिज़ाइन भी है उनके। वो फटाफट टैरिफ लगाते हैं, वापस भी ले लेते हैं, उसको आधा कर देते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने एक बार टैरिफ लगा दिया तो कहेंगे नहीं, यही टैरिफ लगा रहेगा। और वो उनकी कोशिश ये है कि जो दुनिया के दूसरे उनकी जो अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, वो एकजुट ना होने पाएँ टैरिफ के सवाल के ऊपर। उनमें आपस में फूट पड़ी रहे, इसीलिए किसी में टैरिफ कम कर दिया, तो अब वो ट्रम्प से पीड़ित देशों की एकता में शामिल नहीं होगा, किसी का टैरिफ बढ़ा दिया, ये सब पूरा उनका मामला चल रहा है। अब उनका ये जो फौजी मामला है, जो मागा का दूसरा एक पक्ष है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का दूसरा पक्ष है, अ, इसके अंदर उन्होंने जो एडवेंचरिज़्म किया है, इज़राइल को अपना मोहरा बनाकर, ये कि उन्हें कहाँ ले जाएगा, कहाँ पहुँचाएगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वो भी तेज़ी से सोच रहे होंगे, उनके रणनीतिकार भी सोच रहे होंगे, इसीलिए उन्हें 15 दिन का समय भी लिया है। जहाँ तक ट्रम्प के अपने जनाधार का सवाल है, उसके उसके पीछे तो वो जनाधार निश्चित रूप से कमज़ोर हो रहा है। ट्रम्प के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका में हज़ारों-हज़ारों प्रदर्शन हो रहे हैं और उन प्रदर्शनों का नारा है नो किंग, यानी हमें कोई निर्वाचित राजा नहीं चाहिए। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जिसको हमने निर्वाचित किया हो और अपने आप को हमारा राजा बना दे। तो वो उनकी ट्रम्प की जो एक एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, एक निर्वाचित निरंकुशता है, इसके खिलाफ अमेरिका में एक उबाल आया हुआ है। अब ट्रम्प इस उबाल को कैसे ठंडा करेंगे, उस तूफान को कैसे ठंडा करेंगे? इसका एक ही तरीका उनके पास है कि उन्होंने एलन मस्क के ज़रिए और दूसरे ज़रिए जो पैसा उन्होंने बचाया है, बड़े पैमाने पर खर्चे में कटौती करके पैसा बचाया है, उस पैसे के ज़रिए वो अमेरिकन टैक्स पेयर्स को उनके टैक्स का एक हिस्सा लौटाना शुरू कर दें। जैसे ही वो ऐसा करेंगे तो अमेरिका का जो टैक्स पेयर है, जो बहुत बड़ा मध्य वर्ग है अमेरिका का, वो अब ट्रम्प का जो पहले से ही मुरीद है, और भी ज़्यादा मुरीद हो जाएगा। और अब ट्रम्प के खिलाफ जो एक राजनीतिक नाराज़गी है, उस राजनीतिक नाराज़गी में कटौती बड़े पैमाने पर देखी जाएगी। अब क्या ट्रम्प ये कर पाएँगे? घटनाक्रम बहुत तेज़ है। अभी तो ट्रम्प को शपथ लिए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। घटनाक्रम 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली थी। तो अब घटनाक्रम इतना तेज़ है कि कैसे वो तमाम घटनाओं को अपने काबू में कर पाएँगे, कैसे हर समस्या से निकल पाएँगे, अपना जो उनका मैनेजमेंट है, अपना प्रबंधन है, उस प्रबंधन को किस तरीके से बहुमुखी बना पाएँगे, ये सारी चुनौतियाँ उनके सामने हैं। उन्होंने एक साथ बहुत से मोर्चे खोल लिए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। एक जो भारत की विदेश नीति उसके संदर्भ में भी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि जैसे एक समय था जब अमेरिका इराक के खिलाफ युद्ध कर रहा था और यहाँ पर उसकी कुछ विमानों को वाजपेयी की सरकार थी तेल भरने की इजाजत दी गई और विपक्ष ने उसको लेकर संसद में काफी हंगामा खड़ा कर दिया। आज के दिन में इजराइल आक्रामक पक्ष है, वो आक्रमण करता है, फिर भी भारत की तरफ से उसको समर्थन हो जाता है। तो क्या ये एक विदेश नीति में बहुत ही बुनियादी बदलाव है? क्या इसे आप सकारात्मक मानते हैं कि हम एक मजबूत स्टैंड एक देश के पक्ष में ले रहे हैं, या फिर गुटनिरपेक्षता की नीति होती तो ज्यादा बेहतर होता, हम शांति की बात करते और हम ये कहते कि जो भी देश आक्रमण कर रहा है वो गलत कर रहा है और उसे शांति से बातचीत के माध्यम से भाई ये चीजों को बहुत बड़ा समझाना चाहिए? सवाल है। भाई नरेंद्र मोदी इस तरह की फिक्रेबाजी करते रहे हैं कि युद्ध का नहीं बुद्ध का युग है। हैं? इस तरह की फिक्रेबाजी करते रहे हैं नरेंद्र मोदी। फिर 4 पाकिस्तान से 4 दिन फौजी झड़प अ, हुई, उसी में वो संघर्ष विराम की कोशिशें करने लगे और यहाँ अमेरिका की मदद से उन्होंने संघर्ष विराम किया भी। हुँ, तो
एक तरफ तो ये है कि खुद आप सीज फायर कर रहे हैं और खुद युद्ध नहीं बुद्ध इस तरह की लफाजी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इज़राइल जो स्पष्ट रूप से आक्रामक है, वो आप उसका भी समर्थन कर रहे हैं। इसकी क्या तुक है? ये कौन-सी विदेश नीति है? ये क्या कोई इसके पीछे कौन-सी डॉक्ट्रिन काम कर रही है? कौन-सी थ्योरी इसके पीछे काम कर रही है? अच्छा, अब आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बातों से सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाया है वो नरेंद्र मोदी ही है। नरेंद्र मोदी की जो एक अकड़ू किस्म की ऐठू किस्म की छवि थी वो बहुत उसको नुकसान हुआ है इसमें। नरेंद्र वो हर लगातार वो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी के मुंह पे तोहमत हर बार उनके सामने एक चुनौती खड़ी हो जाती है। अब नरेंद्र मोदी ने मान लीजिए G7 की बैठक में वहां बात तो नहीं हो पाई ट्रंप से, लेकिन फोन से बातचीत की। फिर फोन से की गई बातचीत का जो नरेंद्र मोदी का संस्करण था वो हम लोगों के सामने आया। अमेरिका ने आज तक उसकी तस्दीक नहीं की है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से क्या कहा है और ट्रंप ने उसका क्या जवाब दिया है। ऐसी कोई तस्दीक नहीं आई है। सारा मामला एक तरफा है। आप देखिए, और दूसरी तरफ उसी वक्त वो मुनीर के साथ बैठे हुए रात की दावत उड़ा रहे हैं ट्रंप, और कह रहे हैं कि मुनीर इज ए स्मार्ट गाई एंड मोदी इज आल्सो स्मार्ट गाई। मतलब वो दोनों मुनीर और मोदी को उन्होंने हाइफनेटेड कर दिया, एक ही तराजू में रख के तौल दिया। तो मोदी को तो बहुत परेशानी है ट्रंप से। अब मोदी जी को भी तय करना है कि भाई कब तक ट्रंप द्वारा पैदा की हुई इन परेशानियों में से बच बच कर निकलते रहेंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि जो उनके विदेश नीति के जो उनके सलाहकार हैं वो मनी मन सोच रहे होंगे कि अजीब चक्कर फंसा हुआ है। ना तो हमें ट्रंप की बातों का खंडन करने देते हैं प्रधानमंत्री, ना अमेरिका की बातों का कोई खास जवाब देने देते हैं, और अब तो वो कह रहा है कि अब ये वही ट्रंप है जो कि पहले शासनकाल में अपने कहते थे कि ट्रंप पाकिस्तान जो है वो तो आतंकवाद का पनाह घर है, आतंकवाद की पनाह है, और उन्होंने पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी मदद रोक भी दी थी ट्रंप ने। अब वो कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान, ये उन्हीं का सेंटेंस है। और जिस ट्रंप के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना होती थी, यज्ञ होते थे, और जब ट्रंप अपना चुनाव हार गए थे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितने बेचैन थे, ऐसे नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए हो, ये हालत थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बहुत बुरा लग रहा था कि ट्रंप का चुनाव हार जाना। आज स्थिति क्या है? आज देखा जाए तो सारी दुनिया में नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़े परेशानी का स्रोत डोनाल्ड ट्रंप है। खुल के उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपना रिश्ता घोषित कर दिया है, आई लव पाकिस्तान। वो ये भी कह देंगे आई लव इंडिया, उन्हें इसमें भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भारत की तरफ वो एक तरफा नहीं है। तो बहुत सारी इस तरह की परिस्थिति बन गई है जिससे भारतीय विदेश नीति पूरी तरह सांसत में पड़ी हुई है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सब चीन के प्रभाव में है। आप किसी भी देश का नाम ले लीजिए, आपको पता लगेगा कि वो चीन के प्रभाव में है पूरी तरीके से। पाकिस्तान जिसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद कमजोर होना चाहिए था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में वो आर्थिक रूप से मजबूत होकर उभरा है। उसने अपने बजट में अपना जो डिफेंस बजट है, प्रतिरक्षा बजट है, उसको 20% बढ़ा दिया है पाकिस्तान ने, और उसे नए एलाइज मिल रहे हैं, नए दोस्त मिल रहे हैं पाकिस्तान को। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति से भारत कैसे निपटेगा, विदेश नीति के पास इस स्थिति से निपटने की क्या युक्तियां हैं, मुझे नहीं मालूम है। धीरे धीरे करके ही समझ में आएगा। भारत की विदेश नीति इस पर बहुत ही कमजोर विकेट, बहुत ही खराब विकेट पर कमजोर बैटिंग कर रही है। ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और भारत की विदेश नीति जिस तरीके से सामने आ रही है, क्या उसका देश की राजनीति पर भी कोई प्रभाव पड़ सकता है, या फिर हम कहेंगे कि इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली चीजें हैं? देखिए, इसका बहुत पढ़े लिखे और तमाम घटनाओं से सूचित रहने वाला जो एक बड़ा तबका है, उस पर निश्चित रूप से इसका असर पड़ रहा है। और ट्रंप ने जिस तरह से संघर्ष विराम का पहले ऐलान किया और भारत उनका खंडन नहीं कर पाया स्पष्ट रूप से, इस चीज का असर अब भारतीय जनता पार्टी के जनाधार के एक हिस्से पर भी हुआ है। उनके दिमाग में भी सवालिया निशान पैदा हुए हैं। अब इसकी चुनावी अभिव्यक्तियां कैसे होंगी, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। ये सब भविष्य में क्या होगा इस पर निर्भर करता है।
आज की अपनी इस बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर रत्ना दुबे से बातचीत करेंगे। आज की इस बातचीत के लिए मैं सलाह को बहुत धन्यवाद। नमस्कार।